बलात्कार आपका व्यक्ति करेगा मोहित खान, और आप कहेंगे कि मुद्दा उछाला जा रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरीके की बातें करते हुए? मैं बोल रही हूँ अखिलेश भैया को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कह रहे हैं बेटी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, बेटी का नार्को टेस्ट कराया जाए। कहना तो ये चाहिए था उस अपराधी का नार्को टेस्ट कराइए। उसने और किन किन बेटियों के लिए ये किया है इसका भी टेस्ट होना चाहिए। 12 साल की बेटी की बात मत करिए, पता नहीं कितनी बेटियों का कर चुका होगा बलात्कार। और अखिलेश भैया के घर में भी बेटी है, पत्नी पीछे बैठी रहती है संसद में उनके। शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करते हुए? इनको तो उसके मोहित खान के कान पकड़ के लाना चाहिए था। ये उल्टा एटीट्यूड देखिए इनका। इसीलिए समाजवादी पार्टी तो बरसों से गुंडों की सरकार रही है, फिर कहेंगे कि गुंडों की सरकार बता दिया। ज़मीनों पे कब्जा करना, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, और काम ही क्या था इनका सत्ता में? वो सड़कें गिनाने से कुछ नहीं होता। अखिलेश जी को आपके माध्यम से सुनाइए ये बात कि सड़कें गिनवाने से, और मैंने कितना हवाई जहाज उड़ा लिया, या मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था। आर्मी स्कूल में पढ़ के भी तमीज़ नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कभी कोई ऐसे मुद्दे पर काम नहीं करते हैं कि हमें वोट मिलेगी। वो देश हित में काम करते हैं। देश कैसे सशक्त हो सकता है, बेटियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आपके लोग अपराध करके बैठ जाएं और आप उन्हें शेल्टर देने का काम करें और उसे चुनाव से जोड़ दें। शेम ऑन यू मिस्टर अखिलेश। राहुल गांधी का एजेंडा समझिए। राहुल गांधी किस तरीके से हिंदू भाइयों को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को क्रिश्चियन बता रहे, किसी को जाट बता रहे, किसी को गुजर बता रहे। राहुल गांधी का एजेंडा अंग्रेजों वाला एजेंडा चल रहा है। भारत की जनता को समझना चाहिए। और राशिद अलवी जी को अभी जेल के पीछे होना चाहिए। पूछिए क्यों? सेना की जमीन आपके बाप की है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शबनम मैम, जिस तरीके से अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है, और जहां एक तरफ मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन भी देखा जा चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अयोध्या मामले को लेकर राजनीति कर रही है और ये कह रही है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए जो है वो इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। और वहीं वो लोग ये कह रहे हैं, शेरिन, बलात्कार आपका व्यक्ति करेगा मोहित खान, और आप कहेंगे कि मुद्दा उछाला जा रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरीके की बातें करते हुए? मैं बोल रही हूँ अखिलेश भैया को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कह रहे हैं बेटी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, बेटी का नार्को टेस्ट कराया जाए। कहना तो ये चाहिए था उस अपराधी का नार्को टेस्ट कराइए। उसने और किन किन बेटियों के लिए ये किया है इसका भी टेस्ट होना चाहिए। वो भी उगलेगा फिर। एक ये 12 साल की बेटी की बात मत करिए, पता नहीं कितनी बेटियों का कर चुका होगा बलात्कार। और अखिलेश भैया के घर में भी बेटी है, पत्नी पीछे बैठी रहती है संसद में उनके। शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करते हुए? और वो सांसद अयोध्या से बड़ा उछल उछल कर कि हमें देखो अयोध्या वालों ने किसी को सबक सिखा दिया और अयोध्या में हमें जिता दिया। अरे उस जीत का तो लाज रख लो कम से कम। उन लोगों की तो लाज रख लो कम से कम जिन्होंने आपको वोट की है, उनकी भी लाज नहीं रखते। मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, कितनी बदतमीजी से पत्रकारों से बात कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, पत्रकार जो बोल रहे हैं वो बात है नहीं। मैं जानता ही नहीं हूँ मोहित खान को। आप मोहित खान को जानते हैं या नहीं जानते, उससे जनता को धेला भर मतलब नहीं है। जनता को मतलब है कि आपने उस अपराधी के कान पकड़े कि नहीं पकड़े, आपने एक बलात्कारी को बलात्कारी कहा कि नहीं कहा, आपने उस 12 साल की बच्ची का मर्म समझा या नहीं समझा, ये तो पूछेगी ना जनता आपसे। आप वो भी नहीं बताने को तैयार हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये जो सांसद महाशय हैं, इनको तो उसके मोहित खान के कान पकड़ के लाना चाहिए था। ये उल्टा एटीट्यूड देखिए इनका। इसीलिए समाजवादी पार्टी तो बरसों से गुंडों की सरकार रही है, फिर कहेंगे कि गुंडों की सरकार बता दिया। ज़मीनों पे कब्जा करना, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, और काम ही क्या था इनका सत्ता में? वो सड़कें गिनाने से कुछ नहीं होता। अखिलेश जी को आपके माध्यम से सुनाइए ये बात कि सड़कें गिनवाने से, और मैंने कितना हवाई जहाज उड़ा लिया, या मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था। आर्मी स्कूल में पढ़ के भी तमीज़ नहीं आई। आर्मी स्कूल में पढ़े हुए होते ना तो कहते गोली मैं मारूंगा उस बलात्कारी को। अगर आर्मी स्कूल से पढ़े होते, लगता है पिताजी की बात याद है कि बेटों से गलती हो जाती है, वो वाली याद रखी। आर्मी स्कूल में क्या पढ़ाया था वो याद नहीं रखा। तो अखिलेश भैया को माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस बयान पर, और बेटी के साथ न्याय हो हर एक व्यक्ति को। मैं तो शेरिन किसी पार्टी के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, सब पार्टी को जब बेटी की बात आए साथ खड़े होना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी से नफरत करती है बीजेपी, इसलिए राजनीति की जा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उनसे नफरत करती है? बलात्कार करेंगे आपके नेता, बलात्कार करेंगे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, ज़मीनों पे कब्जा करेंगे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता। इसमें नफरत कहाँ से आ गई? किसी पॉलिटिकल पार्टी की नफरत कहाँ से आ गई? मैं बोल रही हूँ आप अपनी बातों का जवाब दीजिए। आपसे एक बलात्कारी के बारे में पूछा जा रहा है, आप उस पर जवाब दीजिए। उपचुनाव तो जनता है, जनता जिताती हराती है। और
और मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को जानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कभी कोई ऐसे मुद्दे पर काम नहीं करते हैं कि हमें वोट मिलेगी। वो देश हित में काम करते हैं। देश कैसे सशक्त हो सकता है, बेटियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आपके लोग अपराध करके बैठ जाएं और आप उन्हें शेल्टर देने का काम करें और उसे चुनाव से जोड़ दें। शेम ऑन यू मिस्टर अखिलेश। आप कह रही हैं मुसलमानों को समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बिहेवियर और उनका जो नजरिया है वो मुसलमानों के प्रति जो है वो बड़ा असंवैधानिक है। क्या कर दिया है उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ? कोई एक मुझे उदाहरण भी दीजिए फिर। अभी तो नेम प्लेट को लेकर बोला था। कि कैसी बात करती हैं शेरीन आप? अखिलेश यादव ने यही तो कहा, मुसलमानों को तंग करने के लिए एक के बाद एक आदेश। शबनम खान और शेरिन का नाम अगर एक साथ लिखा जाएगा तो इसमें तो देश में एक प्रेम प्यार की सौहार्द की गंगा बहेगी। आप कैसी बातें करते हैं भाई? आपने सारी जिंदगी अकरम खान को अकरम खान नहीं लिखने दिया अपनी दुकान पे। आपने कहा गंगा बिल्डर लिखना, अकरम खान मत लिखना, लेकिन गंगा बिल्डर वाला कौन था? अकरम खान। तो मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ, पहली बार तो कोई सरकार सबको प्रेम सौहार्द की गंगा में लेकर जा रही है। कोई तो है जो अलग अलग कलर के फूल एक गुलदस्ते में सजाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक कावड़िए भाई का ये अधिकार भी नहीं दोगे आप कि वो जाके स्वच्छ सात्विक भोजन कर सके? आप हर चीज़ पे हलाला पढ़ोगे, हलाल है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, पतंजलि का हलाल है कि नहीं, और पानी बिल्डिंग तक हलाल है। आप क्या बात कर रही हैं शेरिन? बिल्डिंग आप सोचिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये भी हलाल हो रही है। और उसे छोड़िए, घर के बाहर हलाल लिखा हुआ है, ये हलाल बिल्डिंग है। आप ये सब करेंगे और योगी जी और मोदी जी से सवाल करेंगे तो फिर देश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। आप हलाल 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 लिखवा कर पूरे देश में हंगामा मचा के रखेंगे। और कावड़िया भाई अगर कहेगा नहीं मैं सात्विक भोजन करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं जानती हैं मीट बनाता है उसी कड़छी से दाल में भी डाल देता है? तो क्या उनका धर्म, आपका धर्म है, आपको हलाल चाहिए, उनको सात्विक भोजन भी नहीं। ये कैसे दोहरे मापदंड हैं आपके? मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए आप कुछ भी बकेंगे, मतलब मुसलमानों को कुछ भी करने की इजाज़त देंगे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री जो देश हित में काम कर रहे हैं और मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे को तो प्राउड फील होता है। अरे मुसलमान गर्व से कहता है मैं मुसलमान हूँ, मेरी दुकान है। उसे छुपने की ज़रूरत नहीं है शेरिन, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपना नाम। पहली बार देश में वो लिख पाएगा, कह पाएगा कि हाँ मैं हूँ। भाई विक्रम विक्रम कह रहा है, अकरम को अकरम कहने में क्या दिक्कत है? तो सबको एकजुट लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, और विभाजन करके दो फाड़ डाल के आप तो मुसलमानों की बात कर रही हैं। मुसलमानों को तो सारी ज़िंदगी इन्होंने अलग रखा है। आप हिंदुओं को देखिए, राहुल गांधी का एजेंडा समझिए। राहुल गांधी किस तरीके से हिंदू भाइयों को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को क्रिश्चियन बता रहे, किसी को जाट बता रहे, किसी को गूजर बता रहे। राहुल गांधी का एजेंडा अंग्रेज़ों वाला एजेंडा चल रहा है। भारत की जनता को समझना चाहिए। और मैम आपने जैसे कि कहा मुसलमानों को लेकर, पर आज जब भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई भी आदेश लेकर आती है या फिर एक्शन भी लिया जाता है तो हमेशा इस बात पर यही चीज़ यानी कि यही आरोप लगाया जाता है विपक्ष, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति नफरत तो है सरकार। नफरत होती तो शबनम खान इतना बोल्डली बोल पाती क्या? शबनम खान को भी पकड़ लिया होता? नहीं। भारत का जो मुसलमान है, जो भारत के प्रति वफादार है, जो भारत की रोटी खाता है, भारत की जय जयकार लगाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये वही चंगू मंगू हैं जो अपराधी एक मुस्लिम वर्ग को इन्होंने बनाया अपने फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए, कि हम राजनीति कर पाएँ, हमारी वोट बैंक तुम बने रहना, तुम मुसलमानों को बरगलाना। उसमें वो बड़े बड़े मुल्ला भी रहे हैं जिनका इन्होंने, कांग्रेस पार्टी क्या हमारी जामा मस्जिद से शाही इमाम से नहीं कहलवाती थी? कांग्रेस पार्टी को वोट करिए। क्या फिर वो शाही इमाम बिका हुआ था या नहीं? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ, वो शाही इमाम बिका हुआ था कि नहीं? जो खड़े होकर किसी एक, जबकि इमाम अगर आप नमाज पढ़ाते हैं, राजनीति नहीं कर सकते हैं आप, कुरान शरीफ में लिखा है। आप हमें तो पूरा कुरान शरीफ पढ़ाने पे लगे रहते हैं। जीन्स पहन लिया आप हराम हो गया, परफ्यूम लगा लिया हराम हो गया। अपने लिए कुछ पढ़ा है आपने कुरान शरीफ में? वहाँ तो लिखा है इमाम के पीछे नमाज ही नहीं होगी जो इमाम राजनीति करेगा। और आप फतवे दे दे के दुनिया भर के आपने कहा है। अपने दामाद को आप राज्यसभा सांसद बनाने चले गए अखिलेश भैया के पास कि इसको बना दीजिए, समाजवादी पार्टी को वोट करिए, ये बयानबाजी की इन्होंने। तो ये सब एक षड्यंत्रकारी हैं। भारतीय जो भारत की जनता है, इनको समझना पड़ेगा, इनके षड्यंत्र में नहीं आना है, इनके चंगुल में नहीं फंसना है। और मुसलमान तो गर्व से, आप मुझे एक मुसलमान दिखा दीजिए, मैं तो यहाँ हज़ारों मुसलमान यहाँ भी रहते हैं और लाखों साइड में चली जाएंगी आप उस वाली साइड, वहाँ तो पूरा भरमार है। मैं तो किसी को डरा हुआ नहीं देखती हूँ।
सब अपनी बात कहने के लिए। आप मेरा पूछती हैं, उनका भी पक्ष पूछती हैं। एक एक मुसलमान भी बैठा होता है हर डिबेट में, हर एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा होता है। किसका डर है आपको? आप प्रधानमंत्री को गाली बक लेते हैं न्यूज़ चैनल से बैठकर, आप डराने धमकाने की कोशिश करते हैं वैसी। और ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ना, जो मैं यात्रा देख रही हूँ, ये जो बांग्लादेश पर हम देख रहे हैं, इसको मैं इससे भी जोड़ कर देखती हूँ। कि ये इसी तरह से भारत की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे घूम घूम कर उनके दिमागों में उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत है आपको, असल बात ये है। उनको मुसलमानों से नफरत नहीं है। मैं कैसे मानूं? वो मेरे एक हाथ में कंप्यूटर दे रहे हैं, मेरे एक हाथ में कुरान दे रहे हैं, और आप बात कर रही हैं कि नफरत करते हैं। कंप्यूटर क्यों पकड़ाते हैं फिर मुझे? IAS IPS कितने बन रहे हैं 2014 के बाद से मुस्लिम, और तब कितने थे आपके राज में? कितने मुसलमान नेता हुए? जी तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन छीनना चाहते हैं बीजेपी और अरे वक्फ बोर्ड कौन होता है? मुझे एक बात बताइए शेरिन, वक्फ बोर्ड की जमीन हो कैसे गई? मुझे कोई ये बताएगा? ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस ने भारत की ज़मीन को कब्जाने के लिए मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। उन्होंने कहा कि एक वक्फ बोर्ड का गठन किया और मुसलमानों को उसका हेड बना दिया कि सारे भारत की ज़मीन आपकी है। लाल किला उंगली रख दी हमारे पिताजी का। वो आपके पिताजी कौन है? वो आक्रांता, वो आपके पिताजी हैं। हमारे पिताजी वो नहीं है। हमारे पिताजी तो हाँ मोदी जी हैं। हमारे पिताजी जो भारत का होगा, हमारा पिताजी तो वो होगा। हमारे पिताजी तो मोहम्मद फाजिल खान जी हैं, जिन्होंने देश पे 62-65 की वॉर लड़ी। वो हैं हमारे पिता, गर्व से कहेंगे हम। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, ये सब लोग भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की जो रोटियां सिकती थी राजनीतिक, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। पैसा कितना बटोरा है इन्होंने, पूरे भारत का पैसा तो कांग्रेस पार्टी के पास है। ये जो एक टी-शर्ट दिखाते हैं ना, इस पर मत जाइएगा। टी-शर्ट के अंदर कितना माल है वो भी तो बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय दल भी तो ये कह रहे थे, जैसा कि अभी आपने 62 के युद्ध की बात की है, पर राष्ट्रीय दल भी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, एक मौलाना भी हैं, वो तो ये कह रहे थे कि सेना ने भी कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर। उसे छुड़वाने की जगह बजाय जो है वो सरकार हमारी ज़मीन को छीन कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत। ये राशिद अल्वी ने कहा है अगर, तो राशिद अल्वी जी को अभी जेल के पीछे होना चाहिए। पूछिए क्यों? सेना की ज़मीन आपके बाप की है। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? यही मैं मोदी जी का धन्यवाद कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी बिल लाइए, और भारत की ज़मीन को जो भी कोई एक कम्युनिटी, कोई एक व्यक्ति कैसे कह सकता है मेरी ज़मीन है ये? भारत की ज़मीन पे हर जगह कब्जा करके आप बैठेंगे, और आपको, आपके माध्यम से मुसलमानों की भी आंखें खोलने का काम कर दूं। उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कभी आपके लिए कोई स्कूल नहीं बना है, जो आप खुश हो रहे हो कि भारत की ज़मीन बता रखी है। सिर्फ बता ही रखी है। कब्रिस्तानों पर कब्जा इन मुल्लाओं का, चंद चंगू मंगू मुल्लाओं का। जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है सारी पे कब्जा कुछ चंद नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। अब ये आम आदमी पार्टी भी उसमें आ गई है, वो भी उन्हीं के पीछे पिछलग्गू चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से मुसलमानों को बता रही हूँ, आपके हित में कोई काम नहीं किया इन्होंने। आप जागरूक रहिए, आंखें खोलिए। वोट किसको करते हैं उससे मतलब ही नहीं है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी वोट के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन आँख और दिमाग तो काम करते हैं ना आपके। आप ये तो देख सकते हैं ना, वो वक्फ बोर्ड का नाम लेके भी सारी ज़मीन से आप निजी फ़ायदे उठा रहे हैं। आपके लिए एक स्कूल बताइए, चलिए कितने बनाए वक्फ बोर्ड ने? कोई स्कूल नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई उस पर कोई अच्छा अस्पताल नहीं। कुछ चीज़ तो करते, तब तो मुझे समझ आता। और भारत की ज़मीन भारत की और भारत सरकार की है। ये कान खोल के सुन लें, वो मुल्ला या जो भी हो, कान खोल के सुन लें, भारत की ज़मीन किसी बोर्ड की नहीं है। कोई एक आदमी उस पर वो नहीं कर सकता है। भारत की, भारत सरकार की। मैम मेरा एक सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ आपसे एक और है। जिस तरीके से पिछले दिनों अयोध्या से ये खबर आई थी कि जो पीड़िता है, पीड़िता की मां ने कई बार जो है वो FIR दर्ज कराने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने नहीं सुनी। CM योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश दे दिया है कि जो भी पुलिस अफसर होगा जिसकी छवि खराब होगी उसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ना दी जाए, और जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों पर खड़े हुए सिपाही हैं उनका भी जो है वो रोटेशन चलता रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है अगर अच्छी छवि वाले हमारे जो अफसर हैं वहाँ पे नहीं गए तो शायद एक बड़ी अनदेखी। ये बहुत बड़ा फैसला है शेरिन। पूछिए क्यों? मैं हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों पे इसलिए ज़्यादा वो कहती हूँ क्योंकि प्रशासन के पास ही जाता है सबसे पहले आदमी। राजनीति तो बाद में शुरू होती है कि अखिलेश भैया उछले और उन्होंने क्या बकवास की। सबसे पहले किसके पास जाता है? प्रशासन के पास। अपनी विक्टिम पहुँचता है वहाँ पर। वहीं अगर सुनवाई नहीं हुई, वो भी बलात्कार पीड़िता की, शेरिन सोचिए, गरीब है, फिर आप कास्ट भी देखते हैं कि दलित है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, क्या है, वो बेटी कितना लड़ पाएगी? गरीब भी है,
कितनी बार जा पाएगी? नाबालिग बच्ची है, उसकी माँ उंगली पकड़ पकड़ के कितनी बार ले जाएगी उसको? तो आप समझ रही हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही, मैं तो सालों से आपके माध्यम से कह रही हूँ, सांसद की भी जवाबदेही तय करिए। सांसद की सदस्यता चली जाएगी अगर आपके क्षेत्र में किसी तरीके का बच्ची के साथ हरेसमेंट हुआ। बांधिए जरा विधायक को, सांसद को और निगम पार्षद को, देखिए आप कैसे सुरक्षा करने निकल पड़ेंगे। वैसे तो सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं। हाँ, आप हमारी माता हैं, आप हमारी बहन हैं, वोट हमें दीजिएगा। 5 बजे से हमारे पैर छूने शुरू कर देते हैं। सुरक्षा के लिए पाँव छूने नहीं आएंगे, और सुरक्षा के लिए आप कहेंगे बेटी का डीएनए करा लीजिए। जागरूक होना पड़ेगा जनता को, और इस तरीके के जो नेता जो अभद्र टिप्पणी करते हैं बेटियों पर कि उन्हीं का डीएनए टेस्ट कराया जाए, उनको, बल्कि जनता को तो बाहर आके हम सब लोगों को ना अखिलेश भैया का घेराव करना चाहिए। गलत कर रहे हैं हम जो शांत बैठे हुए हैं। अखिलेश भैया ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो घेराव मैं शुरू करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।